अभी 100 रुपीज दे दूं इंस्टेड ऑफ पेइंग द इंटरेस्ट। एंड इस पे अलग अलग चीजें कि मोरेटोरियम अलग अलग बैंक्स अलग अलग तरीके से इंप्लीमेंट किया है। तो आपका जिस बैंक से लोन है या क्रेडिट कार्ड है, तो वो लोन के वेबसाइट में जा सॉरी बैंक के वेबसाइट में जाके आप चेक करिए उनका क्या प्रोसेस है। सम बैंक्स हैव कम बैक सेइंग आप अगर मांगोगे तो हम मोरेटोरियम देंगे, कोई बैंक बोला है कि हम ईएमआई डिडक्ट नहीं करेंगे। तो अलग अलग बैंक का अलग अलग प्रोसेस है। एंड ये है कि अगर आप मोरेटोरियम ले भी लिए, अगर आपके पास कैश फ्लो आ गया, सपोज से आपने अप्रैल में मोरेटोरियम ले लिया, अगर मई एंड तक आपका कैश फ्लो आ गया तो आप जाके उसको तुरंत पे भी कर सकते हैं ताकि आपका इंटरेस्ट आउटफ्लो थोड़ा कम होगा। सो यू हैव टू बी केयरफुल, इट इज नॉट एक साइज डजंट फिट ऑल। तब अलग अलग तरीके से आपके पास जितना लोन से उसके उस बैंक के संग डिस्कशन करके फिर आप डिसीजन लीजिए डिपेंडिंग ऑन आपका कैश फ्लो का सिचुएशन क्या है। सही बात है कि कैश फ्लो का सिचुएशन क्या है, उसके बाद आप सारी चीजों का डिसीजन ले। यही बात क्रेडिट कार्ड में आ जाती है कि क्रेडिट कार्ड में जिस तरह से अभी बात आ रही है कि भाई आपके पास अगर कैश फ्लो के इशू हैं तो क्रेडिट कार्ड में बैंक ऑफर कर रहे हैं कि आप इसको ईएमआई में कन्वर्ट करा लीजिए या दूसरे ऑप्शन ले लीजिए। तो क्या बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए कि ईएमआई में कन्वर्ट करा लेना चाहिए या उनसे पर्सनल लोन जो वो आपको अवेलेबल करा रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ क्रेडिट कार्ड उस तरफ जाना चाहिए? तो फर्स्ट वो सेम चीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना चाहिए कि आपके पास कितना पैसा है। अगर पैसा है ही नहीं फिर तो आपको मॉरेटोरियम लेना ही पड़ेगा, फिर तो आपको ईएमआई में कन्वर्ट करना इज द बेस्ट ऑप्शन ताकि वो अलग अलग रकम से आप पे कर पाएंगे। अगर आपके पास पैसा है और 4 लोन चल रहे हैं, मतलब 2-3 लोन चल रहा है और एक क्रेडिट कार्ड चल रहा है, तो आप जो सबसे महंगा वाला क्रेडिट ऑप्शन उसको पहले पेमेंट करिए। सो क्रेडिट कार्ड इज द लार्जेस्ट इंटरेस्ट रेट, तो उसमें मंथली इंटरेस्ट रेट 3 to 4% लगता है। तो पहले क्रेडिट कार्ड का पेमेंट लीजिए और लोन्स पे आप मॉरेटोरियम ले लीजिए। अगर आपके पास अभी तक कंफर्टेबल है, नेक्स्ट 2-3 महीना आपको लग रहा है कि आपका पेमेंट हो जाएगा, देन आई वुड रेकमेंड दैट आप पूरा ही ईएमआई प्लस क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग तीनों पे करिए। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन आपकी कैश फ्लो का सिचुएशन क्या है, उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं कैश फ्लो के हिसाब से। जी जी यस जी। एक जो सबसे बड़ी चीज है कि जिसको लेकर के अभी भी एक कंफ्यूजन बना हुआ है कि मॉरेटोरियम हम ले जरूर लेते हैं लेकिन इसका हमारे सिविल स्कोर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या वाकई में हमारे क्रेडिट स्कोर इम्पैक्ट करेगा या नहीं करेगा? सो गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला है कि ये 2-3 महीना में सिबिल या एनी अदर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी को आपके लोन परफॉर्मेंस के हिसाब से वो इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो ये हो जाएगा जैसे हर महीना उनको रिपोर्ट करना होता है, वो रिपोर्टिंग में ये करंट लोन का नहीं पेमेंट आया वो रिपोर्ट नहीं करेंगे और उस पर इम्पैक्ट नहीं करेंगे। बिकॉज एक साइड में अगर हम लोग बोल रहे हैं कि पेमेंट नहीं करना है बाद में आप कर लीजिए और दूसरा साइड में रिपोर्टिंग हो रहा है, तो दैट डजंट मेक सेंस। बट आरबीआई तो जिस दिन मॉरेटोरियम अनाउंस किया उसी दिन उन्होंने साफ साफ बता दिया कि इस पे आपका क्रेडिट स्कोर का कोई असर नहीं पड़ेगा और बैंक्स भी इसको नॉट पेमेंट रिसीव्ड या डेलिंक्वेंट अकाउंट मार्क नहीं करेंगे, इसमें पेमेंट रिसीव नॉट रिसीव पेमेंट में नहीं करेंगे। सो आपका सिबिल स्कोर का ये इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इस पे। बट आप इस पे क्या करेंगे, प्लीज कीप चेकिंग योर क्रेडिट स्कोर, कहीं गलत रिपोर्टिंग ना चले जाए। अगर बाय द वे आपने मॉरेटोरियम लिया और उस पे इम्पैक्ट आ रहा है तो प्लीज आप उसको चेक करते रहिए कि कोई भी साइट में जाके आप अपना क्रेडिट स्कोर चेक करिए ताकि वो आगे जाके आपको इम्पैक्ट ना पड़े। बट अभी के लिए देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन क्रेडिट स्कोर। एक बड़ा सवाल अभी यूजर पूछ रहे हैं कि क्रेडिट स्कोर को अच्छा रखने के लिए हमें किन चीजों का ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है? क्रेडिट स्कोर का सबसे ज्यादा जरूरी है रीपेमेंट ऑन टाइम। तो बिगेस्ट वन इज रीपेमेंट ऑफ टाइम, जो हम लोग ने अभी मॉरेटोरियम का बात किया। रीपेमेंट ऑफ टाइम इम्पैक्ट्स मोस्टली द क्रेडिट स्कोर। तो आपके लोन जो लिया हुआ है अभी के टाइम आप छोड़ दीजिए, मॉरेटोरियम का टाइम छोड़ दीजिए, बाकी नॉर्मल टाइम में वॉट एवर लोन आपने लिया हुआ है वो लोन को ठीक टाइम पे आप पे कर रहे हैं कि नहीं इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स ऑफ अ क्रेडिट स्कोर। द सेकेंड फैक्टर इज जो आप फॉर एग्जाम्पल आप कितना क्रेडिट हंग्री है। अगर आप बार बार क्रेडिट एप्लीकेशन बनाते जा रहे हैं कि हर 3 महीने में ये क्रेडिट लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या क्रेडिट कार्ड का अगर आपके पास 100 रुपया का क्रेडिट है और 80 रुपया तक आप यूज कर रहे हैं विच इज कॉल्ड क्रेडिट यूटिलाइजेशन, वो सबसे क्या होता है डिटरमिन होता है कि आप क्रेडिट के बुके कितना बुके हैं। तो उसके वो सेकेंड फैक्टर है जो आपका क्रेडिट स्कोर को इम्पैक्ट करता है। तीसरा फैक्टर ये है कि अगर आपने जॉइंट में लोन लिया और आपके जिनके संग आपने जॉइंट पे लोन लिया या किसी का लोन गारंटी किया, अगर उनका क्रेडिट परफॉर्मेंस ठीक नहीं है वो भी आपका क्रेडिट स्कोर को इम्पैक्ट करता है।
और चौथा चीज, वो थोड़ा सा छोटा सा चीज है, ये है कि आपके पास सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स का कितना डिफरेंस है। जैसे आपने होम लोन के लिए लिया है और जो पर्सनल लोन के लिए लिया है, अगर आप एक कस्टमर ऐसा है कि सिर्फ पर्सनल लोन ही लिया है, और दूसरा कस्टमर एक है कि जो क्रेडिट होम लोन और पर्सनल लोन का कॉम्बिनेशन लिया है, द सेकेंड पर्सन क्रेडिट स्कोर बेटर होगा, बिकॉज वो एक असेट क्रिएट कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म में उस पर पेमेंट करते जा रहे हैं। तो दीज आर द 3 और 4 फैक्टर्स जिससे आपका क्रेडिट स्कोर डिटरमिन होता है। बिल्कुल सही बात है कि इनसे चीजें राधिका, फिर उस बीच में एक सवाल और खड़ा हो रहा है कि एक यूजर का सवाल आया हुआ है मेरे पास। वो ये कह रहा है कि मैं कार खरीदना चाहता हूं, लेकिन मेरे लिए सबसे पहली चीज ये जानना जरूरी है कि एक मिनिमम इनकम कितनी मेरी मंथली होनी चाहिए, जिसके बाद में 6 लाख रुपए तक की कार लोन के बारे में लेने की सोचूं, कि मेरे को इतना मिनिमम होना चाहिए जिसके बाद एक जिसको कहा जाए कि नहीं अब आपको कार खरीद लेनी चाहिए। यूजुअली एक रेशियो देखते हैं विच इज डेट बर्डन रेशियो। जैसे फॉर एग्जांपल आपका 100 रुपया का इनकम है, उस पे देखते हैं कि आपका ईएमआई जितना पेमेंट का शक्ति है वो यूजुअली 40% ऑफ 100 रुपीज है। जैसे आप 100 रुपीज कमाते हैं, 40 रुपया तक आप लोन के लिए दे सकते हैं। उससे डिटरमिन होता है कि आपका कितना लोन का एलिजिबिलिटी होगा। सो अगर आप 6 लाख रुपया का लोन लेना चाहते हैं, तो कार लोन, तो उसका ईएमआई होगा पर मंथ ऑलमोस्ट अराउंड 15,000 रुपया काइंड ऑफ थिंग। तो अगर 15,000 रुपया, अगर आपका कमाई पर मंथ अराउंड 50,000 या 60,000 के ऊपर है जो नेट इनकम, फिर आप कंफर्टेबली आपका वो अप्रूवल हो जाएगा। सो वो रेशियो देखना जरूरी है कि कितना ईएमआई पे करना पड़ेगा तो कितना रुपया घर पे आएगा। तो वो रेशियो के हिसाब से क्रेडिट लिमिट डिसाइड हो जाता है। क्रेडिट लिमिट डिजायर हो जाती है। एक बड़ा सवाल है कि कई बार जब म्यूचुअल फंड के लिए मैं भी जाता हूं, तो बैंक गया तो बैंक में मेरा जो कस्टमर केयर है वो मुझे समझाने लगता है कि सर आप ये वाला म्यूचुअल फंड में निवेश कर दीजिए। दूसरा आता है, मुझे दूसरा समझाता है। हर बैंक या हर जो भी म्यूचुअल फंड बेच रहा है वो मुझे अपना म्यूचुअल फंड बेस्ट बताता है, लेकिन एज ए यूजर मैं उसको कैसे समझूं कि मुझे किस में इन्वेस्ट करना है और किन प्रिंसिपल 5 चीजों का ध्यान रखना है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय? हाँ, टफ क्वेश्चन है बट मैं आंसर करने का कोशिश करूंगी। सो फर्स्ट ये कि बिफोर इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, पहले आपने को ये देखना जरूरी है कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जैसे मेरा एग्जांपल ले लेती हूँ, मैं 40 इयर्स का हूँ और कोई और है जो 65 इयर्स का है और तीसरा आदमी है कि जो 25 इयर्स का है। सबका रिस्क प्रोफाइल अलग है। जो 65 इयर्स के आदमी है उनको इक्विटी में इतना रिस्क नहीं ले सकते बिकॉज उनका रिटायरमेंट हो चुका है और उनको जो मंथली खर्चा है वो इस मनी पे डिपेंडेंट है। और मेरा है कि मेरा होगा कि मैं अपने रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स कितना कर सकती हूँ, तो मेरा रिस्क थोड़ा मीडियम टाइप होगा। और जो 25 इयर्स के एज का है उनका रिस्क थोड़ा हायर टाइप होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट स्टार्ट्स विथ आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, उससे डिटरमिन होता है कि आप कौन सा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड सेकेंड इज आप अगर आप मेरा रिस्क, अगर 25 इयर्स का भी आदमी है और उनका रिस्क प्रोफाइल हाई है बट उनको नेक्स्ट 1 ईयर के लिए कुछ पढ़ाई करने के लिए उनको 5 लाख रुपया चाहिए, उसके लिए अगर 1 ईयर मालूम है 1 ईयर में मेरे को ये खर्चा करना है, अगर मेरा टाइम होराइजन कम है तो फिर मेरा रिस्क प्रोफाइल हाई होने से बावजूद भी हम वो हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट में नहीं डाल सकते। तो बेसिस रिस्क प्रोफाइल। सेकेंड थिंग इज व्हाट इज योर टाइम होराइजन विच यू कैन इन्वेस्ट। एंड तीसरा ये है कि आपके इस पैसा के अलावा और क्या पैसा आपके पास है। अगर मेरे पास 100 रुपया ही है फिर हम सारा 100 रुपया एक ही इंस्ट्रूमेंट में नहीं डाल सकते। आई हैव टू स्प्रेड इट आउट। मेरे को पोर्टफोलियो बनाना है, कुछ हम एफडी में डालेंगे, कुछ हम म्यूचुअल फंड में डालेंगे और कुछ हम कुछ और टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में डाल सकते हैं। तो ये 3 चीजें हैं जो ख्याल रखना जरूरी है। उसके बेसिस पे डिटरमिन होता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है। सो देन यू डिटरमिन कि अच्छा ठीक है, अगर ये रिस्क प्रोफाइल है तो इतना इक्विटी में डाल सकते हैं, इतना डेट में डाल सकते हैं। Once you determine that okay 60-40 इक्विटी और डेट होना चाहिए 60 में, then you can say that okay इसमें हम मिड कैप में डालें या लार्ज कैप में डालें। उसके बाद तैयार होते हैं ओके लार्ज कैप में ओके कौन सा बैंक का, कौन सा म्यूचुअल फंड कंपनी का, तो वो तो लास्ट डिसीजन है। वेरस हम लोग हमेशा फर्स्ट उसी से स्टार्ट करते हैं कि बिरला का अच्छा है या टाटा का अच्छा है या L&T म्यूचुअल फंड का अच्छा है। दैट इज द लास्ट डिसीजन। फर्स्ट डिसीजन सिस्टमैटिकली हम लोगों को जाना चाहिए कि अपना रिस्क प्रोफाइल क्या है, सिर्फ यही मेरा पैसा है तो मैं क्या करूंगी और मेरे को कब तक चाहिए होगा ये वापस, और उसके बाद फिर कितना इक्विटी और डेट, और उसके बाद उसमें कौन सा मल्टी कैप फंड, एंड देन
कौन सा म्यूचुअल फंड। एंड उसपे तो बहुत सारे न्यूट्रल साइट्स है जहां पर सारा म्यूचुअल फंड का रैंकिंग भी किया जाता है, उसका रेटिंग भी किया हुआ जाता है, वो भी देख सकते हैं। वंस यू नो कि कितना आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, फिर जाके इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में 4 इयर्स का परफॉर्मेंस के हिसाब से यू कैन रैंक कि कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट है। फिर डेट में भी कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है, बैलेंस्ड फंड्स में भी कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है। उसमें तो बहुत सारे डेटा अवेलेबल है, न्यूट्रल साइट से अवेलेबल है टू गो एंड डिटरमिन कि कौन सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल, कौन से म्यूचुअल फंड में। एक आपने अच्छी बात अभी कही जो ड्यूरेशन में, मुझे भी वो सवाल यूजर्स से भी आया है और मेरे दिमाग में भी ये उपजा, अगर मेरे पास 100 रुपए हैं, 100 रुपीज है इन्वेस्ट करने के लिए, तो मुझे कितने रुपए म्यूचुअल फंड में लगाने हैं, कितने मुझे आरडी में लगाने हैं, और बाकी कितने कितने कहाँ लगाने चाहिए, मुझे किस तरह से उसका प्रोफाइल बनाना चाहिए। हाँ। अगर मैं कहूँ कि बहुत ही बेसिक, मतलब अगर हम इसको ये ना कहें मिड कैप कंपनियां ये कंपनियां, क्योंकि बहुत यूजर उस तरह से नहीं समझ पाता है, जो बिल्कुल ही नया यूजर है जिसको चीजें समझ में नहीं आती, तो उसके लिए प्रिंसिपल थंब रूल की ये 100 रुपए आप यहाँ जाके इन्वेस्ट करें। हाँ, वो वापस वो तो बहुत इतना सिंपल नहीं है, बिकॉज वो सेम होता है कि उनका एज क्या है और उनका मंथली इनकम क्या है और उनको वो पैसा किस चीज के लिए चाहिए। अगर वो फॉर एग्जांपल उनका घर खरीदने के लिए चाहिए होगा, सपोज 2-3 इयर्स टाइम होराइजन है, तो फिर तो उसका रिकमेंडेशन अलग होगा। बट हम सामान्य तौर पे एक नॉर्मल थंब रूल बता देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इक्विटी या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको लॉन्ग टर्म ही सोचना चाहिए। हमको अज्यूम करना चाहिए 5 to 7 इयर्स तक हम लोगों को ये पैसा नहीं चाहिए, तब जाके इक्विटी इन्वेस्टमेंट में करना चाहिए। अगर आपको 2-3 साल में चाहिए तो उससे बेटर है कि एफडी में या कम रिटर्न भी हो, एटलीस्ट आपका मनी सुरक्षित रहे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द टाइम होराइजन तो 5 से 7 साल तक मिनिमम चाहिए होगा टू इन्वेस्ट इन इक्विटी म्यूचुअल फंड। सेकेंड इज, ये पैसा जो है वो आपका 30 to 40% जो आपका इन्वेस्टमेंट सेविंग्स है वो उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरा 100 रुपीज लेके आप वो पूरा इक्विटी इन्वेस्टमेंट में चले डाल देंगे। तो अज्यूम दैट ये 40 to 50% इस पे आप डाल सकते हैं। एंड बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट इज SIP रूट। जाके आपके जो इनकम, अज्यूमिंग योर सैलरीड एम्प्लॉय, या हर मंथ जो है उस पे आप इन्वेस्ट करते जाए, ताकि उससे क्या होगा कि कॉस्ट भी फ्लक्चुएट होता रहता है, तो आपका कॉस्ट एवरेजिंग हो जाएगा। वरना एक ही बार में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तब क्या होगा, आपका यू विल नेवर बी एबल टू टाइम द मार्केट। तो कभी हाई रेट पे आप अगर घुस जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इट्स बेटर टू डू इट इन अ सिस्टमैटिक मैनर ऑन अ मंथली बेसिस। यू कैन स्टार्ट, फिर अगर कोई नया है they can start with even 500 rupees भी सिर्फ लगा सकते हैं। तो you can start get used to it and then you can build your portfolio. ओके, मतलब कुल मिलाकर के 3 से 4 पोर्टफोलियो में आपको अपने पोर्टफोलियो बनाने के लिए 3 से 4 इन्वेस्टमेंट प्लान आपको देखने पड़ेंगे और 100 रुपीज को उसी हिसाब से ब्रेकअप में लेके जाना पड़ेगा। तो इस बीच में राधिका, एक और दिमाग में सवाल आता है कि जब हम ये हो गई इन्वेस्टमेंट की बात, एक होती है लाइफ सिक्योरिटी की बात। अगर मैं LIC लेने जा रहा हूँ, लाइफ इंश्योरेंस में अगर मैं जा रहा हूँ, तो मैं किस तरफ आगे बढ़ूं, या मैं हेल्थ इंश्योरेंस लेने जा रहा हूं, तो उसमें मुझे किन प्रिंसिपल चीजों, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस की, और वो कहीं ना कहीं बाजार बढ़ा भी है, और लाइफ की सिक्योरिटी के लिए भी एक ये बात बार बार आ रही है। तो और मैं अगर इसको कहूं कि अगर लाइक दैट अगर मेरे जैसा इन्वेस्टर है और वो 30 to 35 एज ग्रुप में है, तो वो अपने लिए क्या ब्रैकेट प्लान करे कि हेल्थ में किस तरह जाना है, उसके पास एक वाइफ है, 2 बच्चे हैं, तो वो किस तरह से उस तरफ जाए, और वही वो LIC में क्या प्लान है? श्योर। तो फर्स्ट हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, बिकॉज इट्स अ हेल्थ का पैंडेमिक चल रहा है। तो हेल्थ इंश्योरेंस सबके लिए लेना बहुत जरूरी है। एंड उस पे बेस्ट पार्ट ये है कि जितना जल्दी हो सके उतना अर्ली लेना बहुत जरूरी है। हम लोग सब सोचते हैं हेल्थ इंश्योरेंस तो जब मिडिल एज होगा तब देख लेंगे। दैट इज नॉट द राइट थिंग। जो 25 इयर्स या 30 इयर्स में स्टार्ट करते हैं उनका जैसे हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम या ब्लड शुगर का प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द टाइम कम होगा। तो उस टाइम में आपको जो प्रीमियम पे करना पड़ेगा, जैसे आपको 5 लाख का जो आपका प्रीमियम पे करना होगा विल बी मच लेसर देन जो 35 इयर्स के हो, और 40 साल में और थोड़ा बढ़ जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको लेना चाहिए। तो एंड एक और चीज, आप फैमिली फ्लोटर भी ले सकते हैं। आपके फैमिली हस्बैंड वाइफ और उनके किड्स के हिसाब से ले सकते हैं, बिकॉज अलग अलग लेने से क्या होगा, तो आपको हर जन का 5 लाख के लिए पेमेंट करना होगा। यार एटलीस्ट जब फैमिली छोटा होगा और यंग भी होगा तो सबको एक ही बार में इंश्योरेंस लेने का जरूरी नहीं होगा। तो दे कैन मैनेज विद द 5 लाख कवर
अगेंस्ट चारों जन यूज कर सकते हैं, तो फैमिली फ्लोटर लेना जरूरी है। सो जल्द से जल्द लेना है, फैमिली फ्लोटर ले सकते हैं। और तीसरा कंपेयर करके करिए, बिकॉज उसमें सब में इंश्योरेंस, मैं भी 15 साल से फाइनेंशियल सर्विसेज में हूँ, फिर भी मैं अपना इंश्योरेंस बिना मेरा एक्सपर्ट से कंसल्ट किए बिना हम नहीं खरीदते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ट्रिकी है। तो आप कंसल्ट करके लीजिए, सबको चेक करिए किसमें क्या एक्सक्लूडेड है, बिकॉज उसमें एक्सक्लूजन हो सकता है कि अगर आप अभी ले 2 साल तक अगर आपका कुछ हो जाए तो फिर कवर नहीं होगा। बहुत सारे उसमें ये होगा, रूल्स वगैरह होगा, वो सब पूरा विधि विधान पूरा आप समझ लीजिए, और उसके बाद आप अपने लिए जो बेस्ट प्लान है आप ले लीजिए। सिर्फ पैसा मत कंपेयर करिए, फीचर्स पूरा कंपेयर करिए और देखिए कि आपका जो रिक्वायरमेंट है पूरा फुलफिल होता है कि नहीं। राधिका, कई जो इंश्योरेंस में है, जो हेल्थ इंश्योरेंस, उनमें मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ आगे सवाल का जवाब से पहले, कि हेल्थ इंश्योरेंस में कई बार मैंने देखा है कि वो कुछ शर्तें जो होती है वो नहीं, आपको जब खासकर जब आप अपना क्लेम सेटल करते हैं तो उस समय वो कहते हैं कि भाई कई हॉस्पिटल अपना सर्विस चार्ज जोड़ते हैं उसके साथ साथ, वो कहते हैं सर्विस चार्ज इसमें एक्सक्लूड है। तो ये भाई टैक्स तक तो समझ में आता है, लेकिन हॉस्पिटल का सर्विस चार्ज कई बार इंक्लूड वो नहीं करते, एक्सक्लूड कर देते। तो ऐसी कंडीशंस में कैसे डिस्कस हो कि आपका चेन हॉस्पिटल है, वो सर्विस चार्ज ले रहा है और आप उसको एग्री ही नहीं कर रहे हैं? वो यूजुअली पहले लेने के पहले ही वो सब एज पर द रूल सब कुछ लिखा हुआ में भी देते हैं, तो आपने को वो चेक करना पड़ेगा। और इसीलिए आपके काउंसलर या किसी से आप जब लेंगे तो पूरा डिस्कस करके वो ले सकते हैं। इसीलिए वो जल्दबाजी में नहीं खरीदना चाहिए, बट 2-3 जगह कंपेयर करके सारा पॉलिसीज के सब रूल्स को चेक करके फिर खरीदना चाहिए। जी राधिका, हमारा LIC लाइफ इंश्योरेंस को लेकर के सवाल था। हाँ, लाइफ इंश्योरेंस में आई थिंक आपने टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं, प्योर टर्म। क्या होता है कि अगर आप गुजर जाए तो आपको एक रकम आपकी फैमिली को मिल सकता है। उसका टर्म रूल ये है कि जो आपका एनुअल इनकम है उसके एटलीस्ट 15 टाइम्स, अगर आपका एनुअल इनकम हुआ 10 लाख तो आपका 1.5 करोड़ तक का आपको कवर होना चाहिए, ताकि आपकी फैमिली को असुविधा ना हो अगर आपके गुजर जाने के बाद। वो थंब रूल है। उसपे टर्म इंश्योरेंस तो सिंपल प्रोडक्ट है कंपेयर टू हेल्थ इंश्योरेंस। उसपे आपको जस्ट चेक करना चाहिए कि क्या कितना रकम देने से कितना कवर मिलता है, और उसपे आप कंपेयर करिए और बेस्ट प्लान आप खरीद लीजिए उसपे। एंड उसपे भी सेम रूल है, द अर्लियर द बेटर। तो आपको जितना जल्दी हो सके ताकि वो सेम रेट आप पूरा 30 साल तक ब्लॉक इन हो जाए। अगर हम 30 साल में स्टार्ट करें तो 60 साल तक आप उस सेम रेट को ब्लॉक कर सकते हैं। इसीलिए अर्ली स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। ये जो बात, एक जो लाइफ इंश्योरेंस में एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाता है, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू आपने कहा टर्म इंश्योरेंस है। टर्म इंश्योरेंस बेसिकली इन्वेस्टमेंट पार्ट नहीं हुआ, तो कौन सा लाइफ इंश्योरेंस में किस तरफ जाना चाहिए? मतलब इंश्योरेंस में जो इन्वेस्टमेंट पार्ट है वो ठीक है, या फिर टर्म इंश्योरेंस पार्ट है वो ज्यादा बेनिफिशियल है? मेरी पर्सनल ओपिनियन है ये। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि टर्म इंश्योरेंस इज बेटर, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के लिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, बिकॉज लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट लेते हो, वो आपके हाथ में नहीं है कि क्या चीज में इन्वेस्ट करते हैं, वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी डिटरमिन करता है। उससे बेटर है कि आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं, प्योर टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं, और उसका जो एक्स्ट्रा पैसा आपको इन्वेस्ट करने के लिए चाहिए वो आप SIP भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन बना सकते हैं आप टर्म के लिए, जो आपका प्योर रिस्क है, जो आपके लाइफ का रिस्क कवर करता है, और दूसरा है आपके इन्वेस्टमेंट के दौरान के हिसाब से आप सेपरेट म्यूचुअल फंड का SIP स्टार्ट कर सकते हैं। तो दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन। SIP की बात आपने की, तो SIP आज के दौर में, जो मैंने पहले भी अभी आपसे थोड़ी देर पहले सवाल किया था कि जब फ्यूचर हमें पता नहीं है कि हमारा क्या होने वाला, नौकरी बचेगी या नहीं बचेगी, तो SIP कितना अच्छा इन्वेस्टमेंट मीडियम है, और खासकर जब इंटरेस्ट रेट लगातार घट रहे हैं उस बीच में SIP को किस तरह से देखते हैं? तो अभी जो ऑलरेडी आपके पास SIP लगा हुआ है, अगर आपके पास ऑलरेडी लगा हुआ है एंड आपका कैश फ्लोज का प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको वो SIP को कुछ करना ही नहीं चाहिए, वो कंटिन्यू रखना चाहिए। बिकॉज अगर अभी मार्केट्स का रेट घटा है, फ्रॉम 40,000 सेंसेक्स अभी 28,000 27,000 तक पहुंच गया है, तो आपका ये रेट हो सकता है इससे ज्यादा भी नीचे जाए, बट ये रेट में आपको एवरेज आउट हो गया। आपका पहले जो SIP खरीदा हुआ और अभी जो खरीदेंगे वो उसका एवरेज आउट हो गया। सो अगर आपका कैश फ्लोज का प्रॉब्लम नहीं है तो आपका SIP को प्लीज कंटिन्यू रखिए। अगर आपको नया SIP स्टार्ट करना है एंड आपके पास ऑप्शन है,
तो आई थिंक SIP इज अ गुड ऑप्शन। आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग फ्रॉम नाउ ऑन। आपका एक्सेस कैपिटल को आप यूज कर सकते हैं, बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स अभी नेक्स्ट 2-3 साल कम जाएगा, बिकॉज अगर इंटरेस्ट क्रेडिट भी किक स्टार्ट करना है तो इंटरेस्ट रेट कम करने का ये होगा। इसीलिए SIP इज अ गुड ऑप्शन टू इवेल्युएट बेसिस योर रिस्क प्रोफाइल एंड अमाउंट ऑफ मनी दैट यू हैव। बिल्कुल, रिस्क प्रोफाइल के लिए। अब मैं अगर एक और बात, ये इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, मैं दूसरी बात करूंगी, जिस तरह से जो माहौल है, जो एक तरह से रिसेशन की बात हो रही है, तो इंडस्ट्री को आप कहां देख रही हैं? इंश्योरेंस इंडस्ट्री को कितना फायदा और कितना नुकसान होते हुए नजर आएगा, और किस तरह से इंडस्ट्रीज अपने आप को वर्कआउट चेंज लेके आएंगी, जो यूजर पॉइंट ऑफ व्यू में होगा या वो सेल्फ अपने खुद को बचाने के लिए होगा? वो उतना क्वालिफाइड नहीं है। मैं जस्ट 1-2 बात बता देती हूँ। प्रैक्टिकल बात ये है कि अभी इंडस्ट्री में थोड़ा चेंजेस आएगा, एक कंज्यूमर डिपेंडेंट प्रोडक्ट्स आएंगे, बिकॉज जैसे ये कोविड के हिसाब से इंश्योरेंस, वैसे अलग अलग प्रोडक्ट्स होंगे जो आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस में हो सकता है बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स हो जो कस्टमर्स के लिए फायदेमंद हो, तो दे विल बी अ लॉट ऑफ इनोवेशन, प्रोडक्ट इनोवेशन आएगा। सेकेंड इज प्रोसेसेस भी सिंप्लीफाई होगा, नॉट ओनली इंश्योरेंस बट फॉर ऑल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स प्रोसेसेस सिंप्लीफाई होगा। अभी क्या है, बहुत ज्यादा ये प्रोसेस है कि इन पर्सन वेरिफिकेशन करना होगा, कस्टमर्स को जाके मिलने का होगा, वो सब प्रोसेसेस थोड़ा सिंपल होगा, बिकॉज अभी लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे चीज प्रोसेसेस चल नहीं पा रहे, तो प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन भी होगा। और तीसरा, बहुत सारे डिमांड भी होगा, कस्टमर की तरफ से डिमांड और इंक्वायरीज हम लोग देख ही रहे हैं फॉर हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस, वो सबका इंक्वायरीज भी बढ़ेगा आगे जाके। उसका पेनिट्रेशन अभी भी सिंगल डिजिट है कंट्री में, तो वो पेनिट्रेशन धीरे धीरे करके बढ़ेगा। सो दीज आर द चेंजेस विच आई एम सीइंग, एंड उसके हिसाब से इंश्योरेंस कंपनीज भी उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करेंगे। एक सवाल अभी यूजर पूछ रहा है कि व्हाट इज माय करंट नेटवर्थ, ये मैं कैसे निकालूं कि मेरी करंट नेटवर्थ क्या है? नेटवर्थ क्या है? जो आपके पास एसेट्स है, देखिए आपके पास घर है और आपके पास गोल्ड है या कैश है, ये सारा जो जो एसेट है उसका वैल्यू क्या है, अभी का वैल्यू क्या है। बट थोड़ा सा डिटरमिन करना भी मुश्किल है। जैसे घर का मैं जब खरीदी थी, हो सकता है उसका 1 करोड़ का वैल्यू हो, बट अभी के मार्केट में इट इज डिफरेंट। सो आप जो भी आप अभी का मार्केट वैल्यू सोचते हैं वो आप डालिए, जो जो आपके टोटल एसेट्स है उसका वैल्यूएशन इज योर एसेट। फिर लाइबिलिटी है कि जो जो मेरे को लोन वापस करना है। सो अगर घर हम खरीदे हैं 1 करोड़ में खरीदे हैं, बट मेरा 50 लाख का लोन आउटस्टैंडिंग है, तो वो 50 लाख उसमें माइनस में आएगा। सो दोज आर माय लाइबिलिटी। सो 50 लाख लोन आउटस्टैंडिंग, और बेसिकली लोन आउटस्टैंडिंग जिनको जो भी देना है वो आपका लाइबिलिटीज है। एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज द नेटवर्थ। एक बड़ी बात ये आ रही कि जो इमरजेंसी का माहौल लगातार, तो सवाल भी उसी तरह के आ रहे हैं कि आखिर इमरजेंसी फंड हमें किस तरह से बनाना चाहिए और कितना बनाना चाहिए, और वो कहां हमें इन्वेस्ट करके रखना चाहिए इमरजेंसी फंड, जिसको हम जिस दिन चाहें उस दिन विड्रॉ कर लें। इमरजेंसी फंड का थंब रूल है 5 to 6 मंथ्स आपका जरूरतमंद खर्चा के लिए। so, जैसे रेंट, स्कूल फीस, लिविंग एक्सपेंसेस, जो खाने पीने का, मंथली खाने पीने का, तो वो पूरा आप कैलकुलेट करिए कितना आपका खर्चा होता है मंथली, और उसका 5 to 6 मंथ्स के हिसाब से कैलकुलेट करके उतना रकम आपको अलग से पार्क करना चाहिए। पार्क करने के लिए आप उसको उस पर इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इट इज अ शॉर्ट टर्म फंड विच इज रिक्वायर्ड, और अपने को विड्रॉ करने के लिए भी इजी रखना होगा। तो उसको आप हाई सेविंग्स रेट वाले अकाउंट्स में रख सकते हैं। कोई कोई बैंक्स ऑफर करता है 5% रेट ऑन सेविंग्स अकाउंट, वैसे अकाउंट्स में आप ओपन करके वो फंड्स को पार्क कर सकते हैं। और ये हमेशा याद रखिए, वो फंड्स को आप अपना यूज, जैसे मोबाइल फोन्स, वेकेशन, वो सब के लिए यूज ना करें, वो सिर्फ अपना जरूरतमंद चीजों के लिए यूज करें। ये 2-3 चीजें याद करना जरूरी है। ये 2-3 चीजें जरूरी हैं। उसी तरह से सवाल जब ये घूम के आता है कि भाई हम जो लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट की बात आती है कि आप लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट को सर्च करें, उस तरफ जाएं, तो उसके लिए किस तरह की चीजों को हमें, चाहे हम सर्चिंग करके जाएं या हम किसी काउंसलर के थ्रू जाएं, कि लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट में हमें क्या चीजों को प्रेफरेंस देनी पड़ेगी? इन्वेस्टमेंट का बोल रहे हैं? इन्वेस्टमेंट हम लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट स्कीम्स जो आ रही हैं या जो चीजें आ रही हैं, मैं एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट के साथ चलूं, या मैं इस बात के लिए ब्रेकअप लेता जाऊं कि नहीं, जो अभी नई स्कीम्स आने वाली हैं या नए प्लान आएंगे हम उनमें इन्वेस्ट करें, या फिर हम एक रेगुलर इंटरवल का जो हमारा इन्वेस्टमेंट चल रहा है हम उन्हीं के साथ कंटिन्यू होते जाएं, जो हमें रेगुलर एक ठीक ठाक एवरेज हमें फायदा दे रहे हैं। हाँ, आई थिंक नया, इसमें नया के लिए
फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को इन्वेस्टमेंट्स को रेगुलर रूप में, जैसे चेकअप, हेल्थ चेकअप होता है, वैसे इन्वेस्टमेंट्स का भी रेगुलर चेकअप होता है, बिकॉज हर समय सेम टाइम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जो हम लास्ट अप्रैल में अभी जो सोच के चल रहे थे मेरा स्ट्रैटेजी, अभी मेरा स्ट्रैटेजी चेंज होगा, बिकॉज सिचुएशन चेंज हो गया, मार्केट का सिचुएशन चेंज हो गया, हो सकता है मेरा लाइफ का सिचुएशन भी चेंज हो, जॉब लॉस हो या कुछ हेल्थ इमरजेंसी हो, कुछ भी हो सकता है। तो आपने को रेगुलरली रिविजिट करना जरूरी है। तो ऐसा ना बोलो कि रोज का रोज रिविजिट करें, बट हमेशा हर 6 मंथ्स में अपने को पोर्टफोलियो रिव्यू या अपने इन्वेस्टमेंट का रिव्यू करना जरूरी है। उस टाइम में डिसाइड कर सकते हैं कि नया इन्वेस्टमेंट कुछ ऐड करना है कि नहीं। रोज के लिए हम नया के लिए अलग से पैसा नहीं लेंगे, जो अभी अगर हम डिसाइड करेंगे तो आगे से ही रखेंगे, तो अभी पास्ट के लिए हम नया के लिए हमेशा रखेंगे नहीं। सो हेल्थ, रेगुलर हेल्थ चेकअप ऑफ द पोर्टफोलियो करना बहुत जरूरी है। सेकंड, आप 2-3 जगह रखिए जो न्यूट्रल साइट्स है, जहां पर आप उसके बारे में सोच ये कर सकते हैं, आप रीड अप कर सकते हैं, या देर आर एडवाइजर्स ऑल्सो जो आपको इधर फ्री में या आपने कुछ फी के लिए आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि क्या लेने से बेटर रहेगा। तो वैसा करके आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अब एक आपने बड़ी बात कही कि पोर्टफोलियो को हर 6 महीने एक रेगुलर इंटरवल पर आप चेक करते रहे, उसका भी मेडिकल चेकअप जैसा होना चाहिए। तो वो चेकअप के 5 थंब रूल्स क्या होंगे किसी भी यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमें ये 5 थंब रूल ध्यान रखने हैं और उन्हीं के बिहाफ पर हमें आगे कोई भी फैसला लेना है उसमें आगे जाने। हाँ, फर्स्ट ये देखना होगा कि अपना कैश फ्लो सिचुएशन चेंज तो नहीं हुआ। जो आप सोच रहे थे कि अगर आप जैसे हर महीना 20,000 रुपीज इन्वेस्ट कर पाएंगे, अगर वो 20,000 अभी भी आप कर पा रहे हैं कि नहीं, अगर आपका कैश फ्लो सिचुएशन चेंज हुआ है या नहीं, वो एक चेकलिस्ट में एक पॉइंट है। अगर आपका बढ़ गया, अगर आपके एबिलिटी, अगर प्रमोशन हो गया, आपका इंक्रीमेंट हो गया, फिर आप सोच सकते हैं कि वेदर 20 को हम 25 तक खींच सकते हैं क्या। सो वन इज चेकिंग द कैश फ्लो। सेकेंड इज आपका रिस्क एपिटाइट चेंज हुआ कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मेरा कुछ डिसेबिलिटी हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो फिर मेरा रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम हो गया, तो फिर मेरे को फिर इक्विटी से मेरे को थोड़ा डेट की तरफ आना होगा, हाई रिस्क से थोड़ा लो रिस्क कम आना पड़ेगा। तो वो एक चेक पॉइंट हो गया। फिर एक कुछ अचानक कुछ इमरजेंसी खर्चा तो नहीं आया, तो बिकॉज इमरजेंसी खर्चा आया तो फिर आपका पोर्टफोलियो थोड़ा हिला हुआ रह सकता है, तो फिर इसको रीबैलेंस करना पड़ेगा। अगर बाय द वे अगर इक्विटी अगर बहुत कम हो गया, लाइक मार्केट्स बहुत कम हो गया, तो आपको रीबैलेंसिंग भी करना पड़ेगा बिटवीन इक्विटी एंड डेट, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिचुएशन। सो व्हाट इज हैपनिंग टू द मार्केट, वो तीसरा चीज है, वो देखने के लिए। फोर्थ है कि ओवरऑल भी देखना होगा आपने जो लॉन्ग टर्म प्लान गोल सोच के आपने बनाया था, वो गोल के हिसाब से चल रहा है कि नहीं। अगर वो नहीं चल रहा है तो माइट एज वेल, वो ऐसा नहीं है कि एक बार डिसाइड हो गया तो वो सेम ही है। रीबैलेंसिंग इसीलिए होता है 6 महीना हर बार देखना है, के लिए ये होता है कि टू चेक वेदर आपने ठीक जगह से जा रहे हैं कि नहीं। तो वो भी आपने को करना जरूरी है। एक बड़ी बात ये आती है कि जो अभी जो दौर है उसमें कहीं ना कहीं इमरजेंसी फंड की रिक्वायरमेंट हर किसी को हो सकती है। तो वो इमरजेंसी फंड के लिए क्या रास्ते हो सकते हैं, क्योंकि बैंक भी इस बात को समझ रही है कि कहीं ना कहीं आने वाला जो टाइम है वो बहुत क्रूशल होगा। जो यूजर ले रहा है वो रीपे कैसे करेगा, वो कहीं ना कहीं इसको भी एश्योर करेंगे। तो ऐसे में इमरजेंसी फंड के लिए कौन से वो रास्ते हैं जिन पे यूजर को अभी बढ़ना चाहिए अगर वो जरूरत है तो? एक है जिससे आपकी ईपीएफ के अगेंस्ट भी अराउंड 60 to 70% ऑफ द ईपीएफ पे भी आप उस पे विड्रॉल कर सकते हैं। अगर आप एनपीएस में ये इन्वेस्ट किए हैं तो उस पे भी पार्शियल विड्रॉल्स कर सकते हैं एनपीएस के थ्रू। तीसरा है कि अगर फिक्स डिपॉजिट्स पड़ा है, उस पे भी आप लोन अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट्स और लोन अगेंस्ट इंश्योरेंस आप ले सकते हैं। चौथा है कि अगर आपके पास गोल्ड पड़ा है तो गोल्ड लोन ले सकते हैं, बिकॉज उस पे इंटरेस्ट रेट कम होता है, रिलेटिवली कम होता है, तो वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ बैंक्स और कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये भी है कि अभी भी शॉर्ट टर्म लोन्स दे सकते हैं, तो वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये 5-6 रास्ता है जो आप इमरजेंसी में फंड्स अरेंज करने का रास्ता है। ये इमरजेंसी फंड के लिए ये 4-5 रास्ते हो सकते हैं। लेकिन एक अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बात कही है, उसने कहा है कि आप अपना इनकम टैक्स स्लैब चेंज करा सकते हैं। स्लैब से मीनिंग उन्होंने 2 ऑप्शन आपको दे दिए कि या तो आप डिडक्शंस ले लें 80C और वो जो आपको मिलते हैं, अदरवाइज आप फ्लैट स्कीम में आ जाएं और आप फ्लैट अपना इनकम टैक्स पे करें। तो बेहतर, अब सबसे बड़ी चीज है कि पूरा जो इंश्योरेंस का बाजार जो खड़ा हुआ है या इन्वेस्टमेंट का बाजार जो हिंदुस्तान में खड़ा किया गया, वो इस बिहाफ पे खड़ा किया गया कि आपको 80C में आपको रिबेट मिलेगी, आपको इसमें रिबेट मिलेगी, आप ऐसे ये इन्वेस्ट करेंगे तो आप टैक्स में बेनिफिट पाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि इससे क्या इम्पैक्ट आएगा? एक
वो कैलकुलेट करना जरूरी है, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल हर ब्रैकेट में वो ठीक नहीं रहेगा। एक साइड में अच्छा ही था कि एटीसी में जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपके लॉन्ग टर्म के लिए है, तो इसीलिए वो टैक्स बेस्ड जो बना हुआ था वो तो अच्छा था, बट ये कैलकुलेशन के हिसाब से होगा, वो हम अभी नहीं वो पूरा बता पाएंगे। बिकॉज अगर आपका 10 लाख के नीचे है एंड आप बाकी सब भी इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, आपका टैक्स स्लैब अगर कम हो गया तो आपके लिए एडवांटेजेस होगा। अगर आप 10 लाख के ऊपर है बट आपका टैक्स स्लैब कम करने से बावजूद ये सब हट जाएगा, फिर आपका कैलकुलेशन में नेट नेट हो सकता है कि सेम टैक्स या एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़े। सो वो आप सेपरेट अपने अपने हिसाब से कैलकुलेट करके उसके हिसाब से फिर डिसीजन लेना पड़ेगा अपने अपने हिसाब से। लेकिन अगर मैं कहूं कि अगर किसी की पर्सन की अगर इनकम ग्रॉस जो अगर ईयर की जा रही है वो अगर 8 लाख के आसपास आ रही है, तो फिर उसको किस तरफ जाना चाहिए? वो पुराने मॉडल में रहे या नए मॉडल के साथ जाए? इस विषय पे मैं अभी कमेंट नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज मैं फिर गलत नहीं बोलना चाह रही थी, इसीलिए। ओके ओके। मेरे पास मतलब कैलकुलेशन मेरे को अभी आइडिया नहीं है। ओके ओके ओके। अगर मैं ये कहूं कि आप एक ब्रांड के तौर पर policybazaar.com से अगर मैं ये कहूं कि आज वो क्या सजेस्ट कर रहा है बाजार में कि इन्वेस्टमेंट के लिए क्या चीजें ज्यादा प्रेफरेबल हैं, क्या चीजें ज्यादा बेस्ट हैं, उनकी तरफ बढ़ना चाहिए? तो ये पॉलिसी बाजार के रूप में नहीं है, बट ओवरऑल अभी है कि अगर आप इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट कर पाएंगे तो मल्टी कैप फंड चूज कर सकते हैं, ताकि आपका रिस्क थोड़ा सा स्प्रेड हो जाए और यहाँ से उस पे इन्वेस्टमेंट्स करके उस पे रिटर्न्स पाने का अच्छा संभावना है। अगर रिस्क एपेटाइट नहीं है तो फिर डिपॉजिट्स कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स कर सकते हैं। बिल्कुल फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। और दूसरा एक चीज और है कि कहीं ना कहीं अभी जो आप बार बार कह रहे कि जो आपको इमरजेंसी फंड है वो पीएफ एक ऑप्शन है, इसके अलावा बैंक से क्या ऑप्शन हो सकते हैं लाइक दैट कि वो उसको अभी पर्सनल लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या अगर वो पर्सनल लोन के अलावा अपना ऑप्शन अगर उसके पास हाउस लोन में, होम लोन में टॉपअप कराने का तो वो टॉपअप करा के अपना यूज करे, तो क्या बेस्ट मॉडल होगा कि वो इन 2-3 रास्तों का सहारा ले पीएफ को छोड़कर? हाँ, गोल्ड लोन एक ऑप्शन है, बिकॉज उसमें इंटरेस्ट रेट विल बी कॉम्पिटिटिव। फिर पर्सनल लोन भी ले सकते हैं, अगर आप होम लोन पे टॉप अप करेंगे वो भी पर्सनल लोन के हिसाब से रेट आएगा, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर रेट आएगा। सो ये 2-3 है जो आपको पर्सनल लोन रेट पे आप ले सकते हैं अपने बैंक से लोन। अगर मैं एक चीज और, आपने कहा कि 60+40 का रेशियो जब भी देखा जाता है जब भी आप लोन कोई भी लेते हैं, एक यूजर का सवाल आया तो उसका ये कहना है कि अगर मैं मान लीजिए 60% अपने ऊपर खर्च कर रहा हूं और 40% में से मेरी 20% 30% एक रेगुलर सेविंग्स में पैसा जा रहा है, तो बैंक जो लोन मुझे दे रहा है वो किस पे ईएमआई कैलकुलेट करेगा? वो मेरे इन्वेस्टमेंट को अलग करेगा या मेरे पार्ट में ही जोड़ करके चलेगा? नहीं, इन्वेस्टमेंट को नहीं लेगा, सैलरी पे लेंगे ना, बिकॉज वो इन्वेस्टमेंट ईएमआई जितना पे कर पाएंगी उसके हिसाब से देखना है, तो आपके सैलरी इज द डिनोमिनेटर, कैलकुलेशन सैलरी पे होगा, सैलरी पर होगा। एक आखिरी सवाल में जो आपसे जानना चाह रहा हूं कि जो ये अभी समय है, आपने बहुत सारी चीजें बातें की, बहुत अच्छी चीज है कि मैं एक आखिरी सवाल ये जानना चाह रहा हूं कि वो 5 चीजें, वो थंब रूल जो हमारा यूजर अभी आपसे लेकर के जाए कि पर्सनल फाइनेंस के लिए ये 5 थंब रूल आपको जिंदगी भर फॉलो करने, चाहे वो आज हो, चाहे कल हो, चाहे परसों हो, आपको ये 5 रूल तो फॉलो करने ही करने। फर्स्ट इज अपने ऊपर भरोसा रखिए, सब अच्छा होगा, अपने सबके लिए वो चाहिए, अभी के टाइम में वो तो ज्यादा जरूरी चाहिए। सेकंड ये है कि आई थिंक पर्सनल भी वैसा है कि अपने को जितना चाहिए उतना ही खर्चा करे, जो आगे का सोच के पहले अभी का नहीं खर्चा करे, बिकॉज एवरीथिंग ईएमआई में बहुत इजीली मिल जाता है, सब कुछ मिलता है ईएमआई में, तो उसके लिए आप ज्यादा खर्चा मत करो, जो आपकी जरूरतमंद चीज है उसके लिए वही सब पहले वो आदत डालिए कि वही खर्चा करे। तीसरा चीज है कि जो आपकी सबसे लॉन्ग टर्म है वहां से स्टार्ट करिए, ताकि वो उसके लिए फर्स्ट प्लानिंग करिए, वेदर रिटायरमेंट है, इंश्योरेंस है, उसका पहले जरूरी प्लानिंग करिए, बिकॉज जो अभी का है और वो नेक्स्ट 5 years का है वो तो हो ही जाएगा, वो तो टाइम बीतता जाएगा वो हो जाएगा, जो होने में बहुत टाइम लगता है और जो ज्यादा पैसा चाहिए होता है और ज्यादा लंबा टाइम तक करना होता है वो आपके लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। तो आपके लॉन्ग टर्म प्लानिंग को आप टालिए मत, आप उस पे जरूर ध्यान दीजिए। फोर्थ है कि रेगुलर चेकअप करते रहिए, वेदर इट इज योर हेल्थ चेकअप, क्रेडिट रिपोर्ट चेकअप या इन्वेस्टमेंट चेकअप,
रेगुलर चेकअप इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि एक दिन जोश आ गया, एक दिन बैठ के सब कुछ कर लिया, उसके बाद उसके बारे में तो उसके तरफ से देखे ही नहीं। रेगुलर चेकअप, रेगुलर चेक इन ऑन क्या हो रहा है वो बहुत जरूरी है। ये 4-5 चीजें। और हमेशा टिप्स पे मत वर्क करिए। अपने अपने को जो सूट करता है वो आपके फ्रेंड को नहीं सूट करेगा। तो वो जो आपके लिए सूट करता है वो आप, अगर नहीं मालूम तो 4 क्वेश्चन पूछ के डिसाइड करिए। अभी तो इंटरनेट तो अपने हाथ में, सबके हाथ में है। अभी तो आप तो सुन रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से, तो अपने इंटरनेट या अपने रिसर्च पे ध्यान दीजिए, टिप्स पे मत वर्क करिए। टिप्स पर वर्क नहीं करिए। बहुत अच्छी बात करी राधिका बिनानी जी, हमारे साथ पैसाबाजार.com की सीपीओ हैं, चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर। वो उन्होंने बहुत सारी जो पूरी बातचीत हुई इसमें बहुत सारी चीजें कही। अगर थंब रूल में कहूं तो सबसे पहले खुद पर भरोसा रखो, अपना एक पोर्टफोलियो बनाओ, उस पोर्टफोलियो में के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान करो, उस इन्वेस्टमेंट को आप ब्रेकअप में बांटो कि आप कितना एसआईपी में ले जाएंगे, कितना आप म्यूचुअल फंड्स में ले जाएंगे। उसके बाद फिर आप अपनी आगे की तैयारी करें और उसका एक रेगुलर चेकअप जरूर करते रहें, जैसे आप अपना खुद का मेडिकल चेकअप करते हैं। राधिका जी, जाते जाते फिर वही बात की आखिर कि वो कौन सी चीज सबसे ज्यादा जरूरी है जानने के लिए, जिसको कहते हैं ना कि आखिरी में एक जो ज्ञान होता है, जो गुरु ज्ञान जो हमारे शो में, वो गुरु ज्ञान क्या है जो हमारे यूजर्स के लिए? जितना जरूरी है उतना ही करिए। देयर इज ऑलवेज स्पेस फॉर नीड, देयर इज नो स्पेस फॉर ग्रीड। तो ये थी राधिका जी। राधिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो में जुड़ी, आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत सारी चीजें आपने जो बताई हमारे यूजर्स को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे, तो आपसे हम विदा लेते हैं और अपने यूजर्स को भी बोलते हैं नमस्कार। नमस्ते।